नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल को सब्जेक्ट क्लासेस में। प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल से जुड़े टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो बीपीएससी की मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से रहे हैं। हमारी इन वीडियो में बनने वाले क्वेश्चंस आपको अपनी बिहार प्राथमिक भर्ती में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और बिहार स्टेट से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी इन वीडियोस के थ्रू आपको सीधे देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी चंपारण तथा ऑप्शन डी छपरा। प्यारे बच्चों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। आज इस दिन को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को 3 कट्टिया पद्धति के बारे में जानकारी दी और चंपारण आने का आग्रह किया। इनके आग्रह पर ही महात्मा गांधी 1917 में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ मिलकर चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने 3 कट्टिया पद्धति समाप्त कर दी। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंपारण होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चितरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। प्यारे बच्चों, 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा की गई और इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष चितरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। स्वराज पार्टी डोमिनियन स्टेट की मांग करती थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है राज्य सरकार की शक्तियां भारत को दी जाए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चितरंजन दास होगा। आइए साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1932 में तथा ऑप्शन डी 1935 में। आइए बच्चों, समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1931, क्योंकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में बिहार में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा तथा रामानंद मिश्रा जी थे। वहीं अगर बात की जाए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 में हुई थी और इसके महासचिव जयप्रकाश नारायण और इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। तो साथियों, इसी के साथ आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 1934 होगा, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। आप यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर 1931 कर लीजिए, लेकिन याद रहे यहाँ पे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जगह पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात की गई है। अगर आपसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछी जाए तो आपका आंसर 1934 होगा। आई होप आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन का, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का तथा ऑप्शन डी सबने अवज्ञा आंदोलन का। आइए बच्चों, पहले बात करते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो गया।
अब बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में हमें आज़ादी मिल जाएगी। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गोपालाचारी ने किया। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष चित्तरंजन दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थीं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई। 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। आइए बच्चों, समझते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। 24 दिन में दांडी मार्च को पूरा कर 6 अप्रैल 1930 को आसवन विधि से नमक बनाकर नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ दिया। इस आंदोलन की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। दक्षिण भारत से इस आंदोलन का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कर रहे थे। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेज़ों को लग गई और अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों ने टैक्स में कटौती की तथा मादक पदार्थों के उत्पादन में कमी की। आइए बच्चों, बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण यह आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया। लेकिन गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। उषा मेहता ने रेडियो पर इस आंदोलन का प्रसारण कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वे जेल की दीवार फांदकर भाग गए। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर रखा गया था। महात्मा गांधी ने वहां भूख हड़ताल कर दी। अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली, लेकिन गांधी जी ने भूख हड़ताल को त्याग दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने वहां करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी का एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आयर्स ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, यहाँ हमने सभी चारों आंदोलन के बारे में डिटेल में चर्चा की। इन आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों, चौकीदार कर के खिलाफ अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। चौकीदार कर गांव के चौकीदारों की सेवा लेने के लिए लगाया जाता था। इसी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी अजय घोष तथा ऑप्शन डी ज्योतिन्द्र नाथ। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह
सुखदेव थापर के द्वारा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में की गई। वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल तथा सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। प्यारे बच्चों, बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फणींद्र नाथ घोष होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ बिहार के चंपारण में 1917 में गए थे और वहाँ चंपारण सत्याग्रह किया था। तो इस प्रकार जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण होगा। साथियों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तिनकठिया, ऑप्शन बी इजारादारी, ऑप्शन सी जैन मीज तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में भी चंपारण सत्याग्रह के बारे में बहुत डिस्कस किया था और आज की वीडियो में भी अभी हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। अगर बात की जाए तिनकठिया पद्धति की, तो हमने आपको बताया था कि नील की खेती करने वालों के लिए तिनकठिया पद्धति लाई गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा खेत है तो वह उसको अनिवार्य होगा कि वह 3 कट्ठे खेत पर नील की खेती करे। नील की खेती करने का एक ड्रॉबैक ये था कि वह खेत 3 सालों तक बंजर हो जाता था, मतलब 3 साल तक उस खेत में फिर कोई और खेती नहीं कर सकते थे, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तिनकठिया पद्धति होगा। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शाहाबाद, ऑप्शन सी भागलपुर तथा ऑप्शन डी चंपारण। प्यारे बच्चों, प्रभावती देवी बिहार राज्य से एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की यह पत्नी थीं। इनका स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र पटना था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पटना होगा। साथियों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफ़र तथा ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए बंगाल प्रांत की, तो यह बंगाल प्रांत पहले मुग़ल साम्राज्य के अधीन एक सूबा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मुग़लों से यह स्वतंत्र हुआ और मुग़लों के ही सूबेदारों ने खुद को बंगाल के स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, जो बंगाल के नवाब कहलाए। प्यारे बच्चों, 1700 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। उस समय बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। 1700 से 1707 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खां बंगाल के सूबेदार के रूप में रहा, लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, अयोग्य मुग़ल बादशाहों के कारण मुग़लों का तेज़ी से पतन होना शुरू हो गया, जिस बात का फ़ायदा मुर्शिद कुली खां के द्वारा उठाया गया और मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर के ही शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, जिस कारण बंगाल का सबसे पहला नवाब मुर्शिद कुली खां बना। प्यारे बच्चों, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मीर कासिम होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ओमी चंद, ऑप्शन बी मानिक चंद, ऑप्शन सी सिताब राय तथा ऑप्शन डी राय दुर्लभ। प्यारे बच्चों, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना के सेनापति हेक्टर मुनरो के खिलाफ
3 शासकों शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम की सेना ने एकजुट होकर लड़ा। अगर बात की जाए, शाह आलम द्वितीय उस समय मुग़ल बादशाह थे और शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इन तीनों ने मिलकर हेक्टर मुंडो के खिलाफ बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसमें इन तीनों की हार हुई। इस हार के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और ये जो इलाहाबाद की संधि होती है वह रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि के कारण ही पूरे के पूरे बंगाल और बिहार और उड़ीसा प्रांत पर कर वसूल करने का जो अधिकार था वो अंग्रेज़ों के पास आ गया। साथ ही शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद ही बंगाल प्रांत में दीवान का पद मोहम्मद रजा खान को दिया गया और बिहार में दीवान का पद राजा सिताब राय को दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर राजा सिताब राय होगा। इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा ऑप्शन डी सर जॉन शोर। प्यारे बच्चों, वारेन हेस्टिंग्स ने पटना में गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 ईस्वी को शुरू किया। इसका निर्माण 20 जुलाई 1786 में संपन्न हुआ। उस समय बिहार के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जब ये बनकर पूर्ण हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। साथियों, इस प्रश्न के माध्यम से हम अपनी परीक्षा में अन्य उपयोगी प्रश्नों को भी देख लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ हमने पहले और अंतिम गवर्नर और गवर्नर जनरल से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पीर अली खान, ऑप्शन बी कुशल सिंह, ऑप्शन सी जुधार सिंह तथा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें 100 में से 80 लड़कों ने इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया होगा वह ऑप्शन डी कुंवर सिंह दिया होगा। जबकि 1000 बार हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि कुंवर सिंह ने जो स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था वो जगदीशपुर से किया था, लेकिन यहाँ हमसे पटना से पूछा गया है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। प्यारे बच्चों, पीर अली खां की पटना में एक पुस्तक की दुकान थी और कहा जाता था कि ये पुस्तक की दुकान कम बल्कि 1857 की क्रांति का ऑफिस ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ इनकी गुप्त मीटिंग हुआ करती थी। गुप्त रूप से ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं तथा पर्चे बांटा करते थे और यहाँ तक कि क्रांतिकारियों को गुप्त संदेश भी भेजा करते थे। अफीम के एक एजेंट के मुख्य सहायक डॉक्टर लॉयल की हत्या पीर अली के द्वारा कर दी गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर पीर अली खान होगा। इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वहाबी आंदोलन का,
ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह का, ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह का तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, सन्यासी विद्रोह बंगाल से प्रारंभ हुआ था। अंग्रेज़ों ने अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं की, जिस कारण सन्यासियों ने इस विद्रोह को किया। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में देखने को मिलती है। वहीं अगर बात की जाए मुंडा विद्रोह की, तो यह झारखंड का जनजातीय विद्रोह था जो मुंडा जनजातियों ने किया था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी ने किया। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ था, इसलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई। साथियों, वहाबी आंदोलन का प्रारंभ बरेली से हुआ, लेकिन इसका प्रमुख केंद्र पटना रहा। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। प्यारे बच्चों, इसी के साथ 1830 के दशक में पटना जो केंद्र बना था वो वहाबी आंदोलन का बना था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वहाबी आंदोलन होगा। इसके साथ बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1866 से 86 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर एवं छपरा, ऑप्शन बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण, ऑप्शन डी मधुबनी एवं बेगूसराय। प्यारे बच्चों, चंपारण और मुजफ्फरपुर में नील जमींदारों के द्वारा नील की खेती से भारी मात्रा में नील को प्राप्त कर अंग्रेज़ों को दिया जाता था और ये अंग्रेज़ उसका निर्यात करते थे, जिससे उन्हें व्यापार में भारी आमदनी होती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर होगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी मलिक जानी तथा ऑप्शन डी अली मदीन। प्यारे बच्चों, जूड़ के युद्ध में आराम शाह को पराजित कर इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली का शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। अगर बात की जाए इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान चहलगानी प्रथा की शुरुआत की गई थी। तुर्कान चहलगानी को ही दल चालीसा प्रथा कहा जाता है। इसी के द्वारा चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्कों को चलाया गया। चांदी के सिक्के को टका या टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। प्यारे बच्चों, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित कर बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर लिया और इसी के साथ उसने बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को सूबेदार नियुक्त किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मलिक जानी होगा। इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1590 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होते ही हैमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगलों के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उस समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खां के साथ अफगानों के खिलाफ एक अभियान पर था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हैमू को पराजित कर दोबारा मुगल वंश की स्थापना की। प्यारे बच्चों, अकबर ने बंगाल और बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1576 होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर शाह ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी बादशाह अकबर ने तथा ऑप्शन डी शाहजादा परवेज ने। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हिर्यक वंश के शासक उदयन के द्वारा सोन और गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगरी को बसाया गया था। 1540 में बिलग्राम का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना और सूरी वंश की स्थापना की। सूरवंश ही द्वितीय अफगान वंश कहलाता है। शेरशाह सूरी अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा ही भारत की सबसे प्रसिद्ध सड़क शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, बनवाई गई थी। हालांकि यह मार्ग मौर्य काल से ही अस्तित्व में था, परंतु इस पर पक्की सड़क बनवाने का कार्य शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। यह मार्ग सोनारगांव बंगाल को पेशावर से जोड़ता था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, जिनमें चांदी के सिक्कों को रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। यह रुपया आज भी भारत की मुद्रा है। इसी के साथ अगर बात की जाए, शेरशाह सूरी के द्वारा हुलिया दाग प्रथा को शुरू करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने डाक सेवाओं का भी प्रचलन करवाया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 2 किलों का निर्माण करवाया था। पहला था रोहतासगढ़ का किला और दूसरा था पुराना किला। पुराना किला का वास्तविक नाम किला ए कूहना है। इनके ही शासनकाल में पाटलिपुत्र को पटन कहा जाने लगा था, जो कि बाद में ब्रिटिश शासनकाल के समय पटन से पटना हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शेर शाह होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर तथा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। प्यारे बच्चों, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे और इनके द्वारा ही दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना की गई। दिल्ली के शासक होने से पहले ये बिहार की गद्दी पर बैठे थे और वहीं से शासन को चलाते थे। तो इनके द्वारा इनके शासनकाल के समय बिहार का वर्चस्व पूरे उत्तर भारत में देखने को मिला। इन्होंने हुमायूं को 2 बार युद्ध में हराया और इसके बाद ही इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में शेरशाह सूरी ही एकमात्र इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल के समय समूचे उत्तर भारत में बिहार का दबदबा था। तो आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, ऑप्शन बी एक अलग प्रांत बन गया, ऑप्शन सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अभी इसी वीडियो में हमने पीछे डिस्कस किया था बंगाल के नवाबों के बारे में। वहाँ हमने बताया था कि 1707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब का शासन रहा, तब तक मुग़ल बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। औरंगजेब के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था मुर्शीद कुली खां को, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, वैसे ही फर्रुखसियर के शासनकाल के समय मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बन जाता है और अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आता है कि मुग़लों के पतन के बाद बिहार और बंगाल किसके अधीन हो गए थे? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गए थे, क्योंकि उस समय बंगाल प्रांत के अंदर ही बिहार प्रांत शामिल था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765 को, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1765 को तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी बक्सर के युद्ध की। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजी सेना के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी हुई। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। यह इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुई।
पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा कंपनी को पूर्वी प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर एकत्र करने का अधिकार सौंप दिया गया। वहीं इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव तथा शुजा-उद-दौला के बीच हुई। इस संधि के तहत नवाब शुजा-उद-दौला के द्वारा इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार को खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी ब्रिटिश राज के दौरान, ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में तथा ऑप्शन डी शेर शाह सूरी के शासनकाल में। प्यारे बच्चों, हुमायूं के द्वारा महमूद लोदी की हत्या कर देने के बाद शेर खां बिहार के साथ साथ बंगाल का शासक बन गया और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर वह दिल्ली का शासक बना और दिल्ली में उसने सूरी वंश की स्थापना की। तो शेरशाह सूरी उस समय सबसे शक्तिशाली और ताकतवर शासक था और बिहार से ही समूचे उत्तर भारत पर शासन करता था। तो एकमात्र मुसलमान शासक शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से स्थापित हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी गुप्त तथा ऑप्शन डी नंद। प्यारे बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान लिच्छवी वंश ने वैशाली पर शासन किया था और साम्राज्य नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। लिच्छवियों का संबंध एक हिमालयन ट्राइब लिच्छ से था। वैशाली का राज लिच्छवियों ने खड़ा किया था ताकि वह बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित हो सके। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी लिच्छवी होगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी विदेह, ऑप्शन सी मद्र तथा ऑप्शन डी वज्जी लिच्छवी। प्यारे बच्चों, हिर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। मगध को एक समृद्ध साम्राज्य बनाने की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई। इन्होंने वैवाहिक नीति को अपनाया। ये विवाह में दहेज के रूप में इनको कई राज्य मिले थे, जिससे इन्होंने मगध का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाया। तो इनकी जो रानियां थीं वो प्रमुख 3 रानियां थीं। आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम कौशला देवी था, जो कौशल के नरेश प्रसेनजित की बहन थी। इनको इस विवाह से दहेज में काशी मिला था। वहीं दूसरा विवाह रानी चेल्लाना से हुआ था, जो वैशाली के राजा चेतक की पुत्री थी। तीसरा विवाह छेमा के साथ हुआ, जो पंजाब प्रांत के मद्र देश की राजकुमारी थीं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन वी विदेह होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजकुमारी चलहना कौन थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, ऑप्शन बी मद्र राजकुमारी, ऑप्शन सी कौशल राज की पुत्री तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अभी हमने चर्चा की थी बिंबिसार की रानियों की, तो वहाँ हमने बात की थी रानी चेल्लाना के बारे में। रानी चेल्लाना वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी हुआ करती थी। तो हम यहाँ से बता सकते हैं आसानी से कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अभी हमने बिंबिसार के बारे में चर्चा की थी और उनकी 3 रानियों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। वहाँ हमने आपको बताया था कि बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाई थी और वैवाहिक नीति अपनाकर इन्होंने मगध को एक सुदृढ़ और समृद्ध राज्य बनाया था, क्योंकि इसका विस्तार उन्होंने वैवाहिक नीति के तहत किया था। तो इस प्रश्न का
आंसर आप सबको पता है क्या होगा, ऑप्शन बी बिंबिसार होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी अंग में तथा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। प्यारे बच्चों, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत का आपसी संबंध बहुत अच्छा था। बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए अपने ही राजवैद्य जीवक को भेजा था। जब अजातशत्रु के द्वारा अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या की गई तो इस कृत्य से बहुत ही गुस्सा हुए अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत और उन्होंने इससे दहेज में मिले काशी को वापस ले लिया और आक्रमण करने की ठान ली। इसी कारण इसने राजगृह में किले को बनवाया और उसकी किलेबंदी की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजगृह होगा। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी गिरिव्रज तथा ऑप्शन डी वैशाली। प्यारे बच्चों, मगध की पहली राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गिरिव्रज होगा। और ये गिरिव्रज जो राजधानी थी वो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के द्वारा बनाई गई थी। साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कनिष्क द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा तथा ऑप्शन डी कालाशोक द्वारा। प्यारे बच्चों, हर्यक वंश के ही एक शासक उदयन के द्वारा अमरकंटक से निकली सोन नदी तथा गंगा के संगम पर एक नगरी बसाई गई जिसका नाम उसने पाटलिपुत्र रखा और इसी पाटलिपुत्र को उदयन के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी उदयन होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश तथा ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। कितना होशियारी से बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया, आप इसकी होशियारी समझिए। इन्होंने सीधा नहीं बोला कि किस वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, इन्होंने बोला उदयन के बाद। यानी आपको पता होना चाहिए कि उदयन किस वंश का शासक था। तो उदयन जो था वो हर्यक वंश का शासक था। प्यारे बच्चों, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था जिसकी हत्या इसी के प्रधानमंत्री शिशुनाग ने की और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शिशुनाग वंश होगा। इसी के साथ चलते हम आज की वीडियो के अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण तथा ऑप्शन डी ऋग्वेद। प्यारे बच्चों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और उसी के शासनकाल के समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज उसके दरबार में आया था। इसी मेगास्थनीज के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी गई जिसमें मौर्य वंश के समय की भारत की चर्चा मिलती है कि उस समय मगध कैसा था और मौर्यों के पास कितनी सेना थी और उनकी शक्ति क्या थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंडिका होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के 30 प्रश्न होते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में फिर से नए 30 प्रश्नों के साथ जो कि बीपीएससी के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं और उनके द्वारा विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है, ये सीरीज़ बिहार में किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें आपसे बिहार स्पेशल पूछा जाएगा उन सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा हो या बिहार कांस्टेबल हो या बिहार प्राथमिक भर्ती हो, सभी के सभी पेपर में बिहार स्पेशल से जुड़े हुए प्रश्न सीधे के सीधे आपको इसी श्रृंखला से देखने को मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, लोगों को बताएं कि कितनी अच्छी श्रृंखला चल रही है और अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।